नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बताएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जुड़े नियम और कानून बताएंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह के कानूनी समस्याएं उभरती हैं और साथ ही उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं, कुछ नए कानून लाए भी गए हैं। आज लगभग पूरे देश में ठेका वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं और हर कोई इस नाम से वाकिफ भी है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसे क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या उसके हक होते हैं। अधिनियम मुख्य नियोजक और ठेकेदार पर कई जिम्मेदारियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि मुख्य नियोक्ता या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेश नारंग जी जानकारी देंगे। राजेश जी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। इसके अलावा आप 0120612798 भी डायल कर सकते हैं। और अधिवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा क्या है। अच्छा, उसका जिक्र किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे लिए वो कर्मचारी हैं जो पट्टे पे, यानी हमारा जो पट्टेदार है यानी कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करता है, चाहे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सूचित करे या ना करे, वो सब इसी की परिभाषा में आते हैं। जी, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का मकसद क्या है? जायरा जी, अभी जो हमारा वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, क्योंकि अभी हमारे कोड जो हैं उनके रूल्स बनने बाकी हैं, तो अभी जो हमारा वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसके तहत ये जो लॉ बनाया गया है, ये जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रहेगी ये उसे रेगुलेट करेगा और जिन जिन स्थानों पर ये अबॉलिश किया जा सकता है यानी ये प्रथा हटाई जा सकती है, उसको लेके भी प्रावधान हैं जिनका पालन किया जाएगा। जैसे कि आप अपने कोर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं लगा सकते, तो इसी प्रकार से मान लीजिए आप प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो भी जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं, रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, वो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। जी जी। वही राजेश जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि ओवर टाइम और सैलरी को लेकर क्या कुछ नियम इसमें कहे गए हैं? जायरा जी, देखिए ऐसा है, अगर हम सैलरी के नियम लेके चलते हैं तो सीधे सीधे तौर पर जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है या ग्रेचुइटी एक्ट है, ये चार एक्ट सीधे सीधे हम जिसको भी लाइसेंस इशू करते हैं उनको ये सूचना दी जाती है लिखित रूप में विभाग द्वारा कि आपने इन चार कानूनों का तो पालन करना ही करना है। जी जी। और उसके अलावा भी सेक्शन 16 है, 17, 18 है, तो उनकी भी इन्होंने पालना करनी है। जी, तो जिसमें कैंटीन फैसिलिटीज हैं, रेस्टरूम फैसिलिटीज हैं और बाकी अध्यय मौलिक सुविधाएं हैं जैसे कि वॉशरूम फैसिलिटी आदि इनको प्रोवाइड करनी है। जी जी, ये तमाम तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ठेकेदार और पीएसबी हैं। जी जी जी, ये तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं। जी जी, अगर कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को शोषित करता है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई भी ठेकेदार शोषित करता है तो हमारे पास 3 प्रावधान है। एक, आप 100 नंबर पे पुलिस को कॉल कर सकते हैं।
अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसको हम पॉश कह सकते हैं या किसी न किसी के साथ मारपीट की है। दूसरी, अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। तो कर्मचारी के पास दो प्रावधान है। जी। एक, वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं, लाइसेंसिंग ऑफिसर हैं, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और दिल्ली में है तो दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या किसी भी स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो आपको सुविधा, चाहे वो वेतन हो या ओवर टाइम हो, वो नहीं दी, आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी जी जी। राजेश जी, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जुड़े क्या कुछ नियम इसमें कहे गए हैं, क्या बताया गया है? जायरा जी, देखिए, अगर हम अपना वर्तमान एक्ट लेके चलते हैं तो उसके अंदर आपका सेक्शन 7 से लेकर 15 तक, सेक्शन 15 तक ये सारे प्रावधान हैं। जी। जैसे कि सेक्शन 7 हम लेके चलते हैं तो वो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। सेक्शन 8 है कि अगर वो कोई वायलेशन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। और वैसे ही सेक्शन 9 आप आता है कि अगर वो नहीं कराते हैं रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं एम्प्लॉय कर सकते। फिर सेक्शन 10 है प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर किसी इंडस्ट्री को मना किया गया है तो वो नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं। फिर हम सेक्शन 12 की ओर चलते हैं तो वहां देखेंगे कि हम लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है। और वैसे ही आगे चलें तो सेक्शन 14 में उनका निरस्तीकरण या सस्पेंशन या अगर कोई संशोधन वो करना चाहते हैं लाइसेंस में जी, जी। तो वो कर सकते हैं। जी जी जी। और सेक्शन 15 है, यदि कोई भी व्यक्ति इन सेक्शंस में ऑफिसर द्वारा की गई कार्रवाई से दुखी है तो वो अपील में आ सकता है अपलेट ऑफिसर के पास। तो ये जो तमाम नियम हैं ये आपने बताए हैं, ये इसमें कहे गए हैं। यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है राजेश जी, अगर या ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा। इससे थोड़ा समझाइए, यहाँ पर क्या पेनल्टी का भी प्रावधान है? जी जायरा जी, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अपने निर्णय कई बार दे ही चुके हैं। बट हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक मुद्दा आगे रखा है कि बैकडोर एंट्री इज नॉट परमिटेड। ये नहीं है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के पास आ जाएं और अगले दिन कहें नहीं जी हम तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जाएंगे। ऐसी नियुक्तियां भी उनके पास होनी चाहिए, पद होने चाहिए जिसके ऊपर वो नियुक्त कर सकें। जी। नंबर 2, कार्य फेम होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखते हैं रेगुलराइजेशन से पहले। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या कॉन्ट्रैक्टर ने लाइसेंस नहीं लिया तो उस केस में क्या इनके लिए प्रावधान है जिसमें इनको सुरक्षा मिल सकती है। जी। तो वो बहुत क्लियर है सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 ये कहता है, मैं अंग्रेजी है वैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टन केसेस। सेक्शन 16, 17, 18 व 19 में जो भी बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलने चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उनको देगा। जी जी। बाद में इसी में सब सेक्शन 2 में वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है। बट अगर रिकवरी नहीं भी कर पाता तो उसे वो देने। जी बिल्कुल। वहीं राजेश जी, भर्ती और छटनी को लेकर क्या कुछ मौजूदा कानून है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के जरिए श्रम मंत्रालय ने भर्ती और छटनी को लेकर कंपनियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो भी नया कानून आता है वो एक सुधार लाने के मंशा से ही आता है। कोई भी कानून ये नहीं है कि सुधार की ओर ना लेके गया हो आज तक। अगर हम आजादी के 75 साल देखते हैं या 76 साल देखते हैं तो उसमें कानूनों को धीरे धीरे अच्छाई की तरफ लेके गया जा रहा है, क्योंकि अब हम आजाद देश में रहते हैं। जी जी। अंग्रेजों के देश में नहीं रह रहे। तो हमारे लिए वो कानून बनने जरूरी हैं जिससे कि हम स्वयं अपने आप को रेगुलेट कर सकें। जी। किसी और ने हमें रेगुलेट नहीं करना है।
जैसा कि अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने वो सेडिशन लॉ को भी खारिज किया है। जी। हम्म तो उसी प्रकार से जो इन लेबर को प्रोटेक्शन अवेलेबल है वो इस एक्ट के तहत सेक्शन, जैसा सेक्शन 20 मैंने बताया। जी। फिर अगर कोई भी इस लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो सेक्शन 23 है जिसके तहत उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनको कुछ रुपए का फाइन भी किया जाएगा, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 महीने तक। जी जी। और यदि कंपनीज उसको वायलेशन करती हैं तो जो भी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल लोग रहेंगे उनके विरुद्ध ये सारी कार्रवाई की जा सकती है। राजेश जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सीमा को अब 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इससे क्या कामगारों को नुकसान होगा? जाहिरा जी, इसमें अगर हम देखते हैं कि 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है जी। तो क्यों किया गया है? सबसे पहला प्रश्न तो आता है क्यों किया गया जी। आज की डेट में अगर आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी को देखते हैं, कोई बिगर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पुरी जी का मेड इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि 250-300 लोग आमतौर पे हो जाते हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। तो केवल 20 लोगों के ऊपर खर्च कितना आएगा रजिस्ट्रेशन का, फिर कितने डॉक्यूमेंट्स उनको मेंटेन करने होंगे। तो इन सब चीजों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी एक फर्क निकल के आता है जी। तो उस फर्क को देखते हुए ये जो 20 से 50 का बढ़ाया गया है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें ये डाइल्यूट नहीं किया गया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी वही रहेगी, सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन तो उन्हें कराना होगा, लाइसेंसिंग आगे जाकर उस हिसाब से रहेगी। जी। तो इसके जो कर्मचारी हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब सोचने की, विचारने की या घबराने की आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं की जाती जी तो वो शिकायत कर सकेंगे। जी जी। जैसे कि वेजेस को लेकर है, छुट्टियों को लेकर है, उनके बोनस को लेके है, क्योंकि कुछ कानूनों को ऑलरेडी हमारी सरकारों ने समय समय पर और सख्त कर दिया है। जैसे कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, जिसमें पहले क्या था कि हर आदमी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती, तो हर आदमी ग्रेच्युटी ले सकता है, वो जनरल मैनेजर ले सकता है। जी जी। और बोनस के लिए भी उन्होंने काफी उसको लंबा कर दिया है कि अब मिनिमम वेज से कम बोनस है ही नहीं है। फिर 21,000 की सीमा भी कर दिया है जी, जो कि समय समय पर बढ़ती रहेगी। कानूनों को धीरे धीरे सरकार ने, जैसे अब हम 4 कोड में भी पढ़ते हैं, जी। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ थी उसको वो आगे लेकर गए हैं। सिर्फ ये है जगह उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से दूसरी तरफ, यानी हमारे जो बिजनेसमैन हैं, कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। जी जी। तभी वो देश में हमारे फैक्ट्रियां लगाएंगे, व्यापार करेंगे और नौकरियां देंगे। जी जी। एक तरफ तो हम मांगे कि हमें नौकरियां दो और हमारे पास नौकरियों के आयाम दो, और फिर हम उनको अगर ये बोलेंगे कि आपको तो 2 लोग रखोगे तो आपको ये 10 कंप्लायंसेस करनी ही पड़ेंगी, तो वो कहेंगे जी हम तो फिर कंप्लायंसेस में ही पैसे खर्च देंगे इतने। तो जो छोटी इकाइयों हैं उन्हें भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये बैलेंस बनाते हुए जी दोनों तरफ के हित को रखा गया है। जी जी जी। तो आगे भी जैसे सुझाव आते रहते हैं, मतलब हम लोग अधिवक्ता सुझाव देते हैं, कर्मचारी गण हैं, उनकी यूनियंस हैं, वो सुझाव देती हैं। जी जी। फिर मैनेजमेंट की जो एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो सुझाव देते हैं। तो कानून में और बदलाव आएंगे। अब हम जीएसटी काउंसिल को देखते हैं, जीएसटी काउंसिल की कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हर बार वो नई चीज ला रहे हैं ना। जी जी। कुछ ना कुछ पुराना हटा रहे हैं जिसपे ऊपर आक्षेप आता है या उसके पालन करना में दिक्कत आती है।
तो सरकार उसको देखती है कि हाँ यहाँ पे घटा दिया जाए, यहाँ बढ़ा दिया जाए। जी तो जिसको हम कहते हैं ना इवॉल्विंग, जी, जाहिर तौर पर निरंतर बदलाव अग्रसर। बेहतर के लिए हो तो कुछ बुरा नहीं है, उससे बेहतर है बदलाव तो होना जरूरी है हर चीज में, जाहिर तौर पर। आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी ये कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या मौजूदा कानून है, कामगारों के हित में कंपनियों को क्या करना होता है? और सामाजिक जो हमारे सुरक्षा है, जिसको हम आगे OSH में पढ़ेंगे, यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो लॉ बन रहा है, अभी वो डिवाइडेड है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में इवन हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख लेते हैं, उसके भी कुछ प्रावधान है, तो कि सेफ्टी के रिलेटेड आपको उसमें देना है, या जो भी सुरक्षा के नियम है, जैसे ESI है, PF है, और आपकी साइट की इंश्योरेंसेज हैं। ये लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन रखे ही इसलिए गए हैं कि जितने भी कर्मचारी रहेंगे वो सूचित रहेंगे कि कौन कौन लोग हैं। आज की डेट में अगर आप वेजेस देते हैं, दिल्ली का अगर मैं उदाहरण लेता हूँ, तो आपको जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को वेजेस पेमेंट किए हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होता है जी। तो जब वो 1 महीने तक अपलोडेड रहता है, अगर उसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो तुरंत पता चल सकता है। फिर ESI और PF आप देखेंगे सब ऑनलाइन हो गया है। जी जी। तो ऑनलाइन से क्या है, एक व्यक्ति सेक्शन 26 मतलब जो अपनी स्टेटमेंट उठा के खुद देख सकता है। सिर्फ ये है कि अब थोड़ा बहुत कर्मचारियों को जागरूक होते हुए अपना ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा जी जी। कि कैसे इन सुविधाओं का उन्होंने उपयोग करना है। अब आप देखेंगे सन 2020 में 24/12/2020 को जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं लेबर डिपार्टमेंट की, कोर्ट ने मेरे ही केस में मैंने फाइल किया था, तो उसमें उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस ने डायरेक्शन दी कि विद 7 डेज आप अपने ऑर्डर्स को अपलोड करोगे। तो अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में अगर कोई ऑर्डर्स होते हैं 7 दिन में अपलोड करने हैं जी। जब अपलोड करेंगे तो मैं या आप भी जाकर वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि क्या निर्णय हुआ है। आप उसकी कॉपी ले सकते हैं और आगे उसकी पालना के लिए एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जी आए जा रहे हैं और हमारे को उनके ऊपर सचेत रहना है। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रावधान लाए जा रहे हैं राजेश जी। उधर अगर किसी कर्मचारी या ट्रेड यूनियन को लगता है कि नियोक्ता सामूहिक समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है या सामूहिक समझौते को एक हिस्से के अर्थ के बारे में कोई असहमति है, तो ऐसे में क्या हो सकता है आगे फिर? अगर किसी भी समझौते का उन्होंने पालन नहीं किया, आपके पास औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहते हैं, उसके तहत आपके पास कंप्लेंट लगाने के अधिकार है। सेक्शन 29 है, 31 है, 33 है, जिसके तहत आपको ये सुरक्षा उपलब्ध है। यदि मामला आपका श्रम विभाग में है तो आप शिकायत वहां लगा सकते हैं। यदि मामला आपका लेबर कोर्ट में है तो आप शिकायत वहां भी लगा सकते हैं। जैसा कि अभी एक केस में एक, मैं इनका सब्सिट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने वायलेशन की और मामला कोर्ट में लंबे था और उन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया। बाद में कोर्ट में आगे कहते हैं कि हमने नहीं हटाया था। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1 ने उसमें फुल रीइंस्टेटमेंट की विद कंटिन्यूटी ऑफ बैक वेजेस। इनफैक्ट आरपीओ का मामला न्यायालय में लगा हुआ था जनरल डिमांड का। तो अब उनको जब लगा कि 6 करोड़ से ऊपर का रिकवरी आ गई है तो उन्होंने कहा कि हम किसी से बच लें। बट यही है कि कोर्ट सुन रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश नारंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।